मिथिला डॉक्स, सच, रहस्य और कहानियां। बांडी भारत में मैथिली एक में। बहुत बड़ी बहस चल रही है। क्या देश को तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए तानाशाही चाहिए या फिर जो हमारा लोकतंत्र है वही सबसे अच्छा रास्ता है? देखिए, कुछ लोग चीन की तरह तेज डेवलपमेंट का सपना देखते हैं, तो कुछ को लगता है कि जो आज़ादी हमारे पास है उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। तो आइए आज जरा इस बहस की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए क्या सही है। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के जहन में कभी न कभी तो जरूर आता है। हो सकता है लोग खुलकर न कहें, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी आबादी को लगता है कि देश की जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, उनका इलाज सिर्फ एक तानाशाह के पास ही है। पर सवाल यह है कि आखिर ये सोच आ कहां से रही है? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे कहता है कि भारत में 85% लोग तानाशाही जैसे शासन के लिए तैयार हैं। 85%। ये नंबर दुनिया के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है, और ये दिखाता है कि ये टॉपिक कितना कितना जरूरी और सीरियस है। तो सवाल वही है, आखिर लोग तानाशाही की तरफ देख ही क्यों रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फ्रस्ट्रेशन, हताशा। लोग हमारे मौजूदा सिस्टम से पूरी तरह थक चुके हैं। ये बात है ना, आजकल चाय की टपरी से लेकर ऑफिस की कैंटीन तक हर जगह सुनने को मिल जाती है। जब भी दोस्तों में बहस पेट्रोल के दाम से शुरू होकर करप्शन और देश की धीमी रफ्तार पे पहुंचती है, तो अंत में आकर यहीं रुक जाती है कि यार एक डिक्टेटर ही चाहिए सब ठीक करने के लिए। ये दशकों की जो फ्रस्ट्रेशन जमा हुई है ना, ये उसी का नतीजा है। बहुत से लोगों के मन में ना ये बात एकदम घर कर गई है कि प्रॉब्लम किसी नेता या पार्टी में नहीं है, असली प्रॉब्लम तो सिस्टम में ही है। उन्हें लगता है कि हमारा ये जो डेमोक्रेटिक ढांचा है ना, वही देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है, और इसीलिए वो तानाशाही को ही एकमात्र सल्यूशन की तरह देखने लगते हैं। तो चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ये इतना धीमा और कई बार बेअसर सा लगता है। जरा इन उदाहरणों पे नजर डालिए। 2005 का पोस्को स्टील प्लांट प्रोजेक्ट, 2017 का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, 2023 का हिट एंड रन कानून, या फिर 2024 का टीचर्स के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का नियम। ये सब बहुत बड़े और जरूरी कदम थे, है ना? लेकिन हुआ क्या? विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक लड़ाई और कोर्ट कचहरी के चक्कर में या तो ये रद्द हो गए या फिर सालों से अटके पड़े हैं। एक पैटर्न देख रहे हैं? यही पैटर्न है जो लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है। अब देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी भी है। इसे कहते हैं एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ये थ्योरी गणित के हिसाब से ये साबित करती है कि दुनिया का कोई भी वोटिंग सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमेशा जनता की सच्ची इच्छा को दिखा सके। ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा सच है जिससे हम बच नहीं सकते। इसको ना एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। चुनाव होता है और सी को 34% वोट मिलते हैं, ए और बी को 33% वोट मिलते हैं। तो जीता कौन? कैंडिडेट सी। अब मजे की बात देखिए, जीता वो कैंडिडेट जिसे सिर्फ 34% लोगों ने चुना। मतलब ये कि बाकी के 66% लोग, यानी देश की मेजॉरिटी, उसे नहीं चाहती थी। तो फिर ये जनता का राज कैसे हुआ? बस यही गणित की सच्चाई है जो लोगों के मन में ये फीलिंग पैदा करती है कि सिस्टम उनकी आवाज सुन ही नहीं रहा है। और यहीं से डेमोक्रेसी की इन्हीं कमियों की वजह से एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक तानाशाह का आइडिया लोगों को बहुत आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है। लोग चीन जैसे देशों को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद तेजी से आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। तानाशाही का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है? स्पीड। रॉकेट की स्पीड से डेवलपमेंट। चीन को ही देख लीजिए, सिर्फ एक दशक में 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना दिया, और हम एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने में सालों लगा देते हैं। लेकिन इस चमक दमक और तेज रफ्तार की एक कीमत होती है, एक बहुत भारी कीमत। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जानते हैं कि ऐसे राज में रहने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। हाँ, चीन में डेवलपमेंट तो दिखता है, पर वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। इंटरनेट पर ग्रेट फायरवॉल का पहरा है। सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपका सोशल क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, फिर नौकरी मिलना, लोन लेना, यहाँ तक कि ट्रेन का टिकट खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। थियानमेन स्क्वायर में हुए नरसंहार के बारे में तो बात तक नहीं कर सकते, और जैक मा जैसे अरबपति भी रातों रात गायब हो जाते हैं।
अब जरा रूस की तरफ देखिए। वहां देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक मिखाइल खोदरकोव्स्की ने पुतिन को चैलेंज किया और नतीजा, वो सीधा जेल पहुंच गए। और पिछले कुछ सालों में तो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने भी सरकार के खिलाफ मुंह खोला, उनकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई। और अगर आपको लगता है कि ये एक्सट्रीम है, तो नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनिए। वहां हर घर में लीडर की तस्वीर लगाना जरूरी है और कहते हैं कि अगर उस तस्वीर पर गलती से धूल का एक कण भी मिल गया तो पूरे परिवार को मौत की सजा दी जा सकती है। सोचिए जरा, ये होता है एक तानाशाह का असली कंट्रोल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने टूटे फूटे स्लो सिस्टम को ही बस झेलते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तानाशाही के इन भयानक सच्चाइयों को जानने के बाद अब बात करते हैं लोकतंत्र की उस सुपर पावर की, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जरा ये कंपैरिजन देखिए। एक तरफ चीन है, जहां 3 गॉर्जियस डैम बनाने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से उखाड़ फेंका गया। वो कुछ नहीं कर सके, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। दूसरी तरफ भारत, सरकार एक यूजीसी रेगुलेशन लेकर आई, लोगों ने, यहां तक कि सरकार के अपने वोटर्स ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ये है एक आम नागरिक की आवाज की ताकत। और डेमोक्रेसी का शायद सबसे बड़ा गिफ्ट, अगर सरकार पसंद नहीं है तो उसे बदल सकते हैं शांति से, बस एक बटन दबाकर। इसके लिए किसी खून खराबे या सिविल वॉर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब सवाल ये है कि करें क्या? क्या सिस्टम को फेंक दें? नहीं, जवाब सिस्टम को बदलने में नहीं, बल्कि उसे सुधारने और मजबूत बनाने में है। तो रास्ता क्या है? 3 बड़े सुधार करने होंगे। पहला, जुडिशल रिफॉर्म। हमारी अदालतों में जो 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े ना, जो तरक्की का रास्ता रोके हुए हैं, उन्हें साफ करना होगा। दूसरा, गवर्नेंस रिफॉर्म। हर प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन हो, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, हम लोगों को, वोटर्स को जागरूक होना होगा, ताकि वोट पैसे, जाति या धर्म पर नहीं, काम पर दिया जाए। पता है, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि सरकार के पास पावर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो नागरिक हैं उनसे जवाब ही नहीं मांगते। हमारे यहाँ सड़क खराब होती है तो हम बेहतर सस्पेंशन वाली गाड़ी खरीद लेते हैं, पर सरकार से ये नहीं पूछते कि सड़क ठीक कब होगी। जिस दिन हम एक नागरिक के तौर पर जवाबदेही मांगना शुरू कर देंगे ना, सिस्टम खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगा। ये जो आज़ादी है ना, ये हमें ऐसे ही नहीं मिली। लाखों लोगों ने अपनी जान दी है इसके लिए। तो क्या कुछ किलोमीटर ज्यादा लंबी सड़क के लिए या एक चमचमाती बिल्डिंग के लिए इस आज़ादी को एक नए पिंजरे से बदल देना सही होगा? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। तो आखिर में असली चॉइस डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच है ही नहीं। असली चैलेंज तो ये है कि हम अपने ही सिस्टम को, अपनी डेमोक्रेसी को कैसे मैच्योर बनाएं, कैसे बेहतर बनाएं। और ये काम किसी और का नहीं, हम सबका है। सवाल बस एक है कि क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं?